डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हमने अपना टॉपिक आधा छोड़ा था, यानी कि चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का टॉपिक नंबर 5.10। ये चैप्टर मैंने 5.9 तक का सारा टॉपिक्स मैंने डिटेल में करा दिया है। 5.10, 5.11 और 5.12 ये तीन टॉपिक्स हमारे डिटेल में करना बाकी थे। इसको मैंने वन शॉट में करा दिया था, लेकिन इसको सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में करना बाकी था। तो आज हम 5.10 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे और फिर 5.10 का सेकेंड पार्ट, फिर 5.11, फिर 5.12, ऐसे एक एक वीडियो में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। और जैसे ही अपना 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम 6th चैप्टर के डिलीटेड पार्ट कवर करना स्टार्ट कर देंगे एक एक करके। सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड जो अभी 2024 में जो बच्चे बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं, इन बच्चों के लिए सबसे पहले हम डिलीटेड टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं? डिलीटेड टॉपिक्स। आई होप आप लोगों ने पेपर पैटर्न देख लिया है कि आपका बोर्ड्स का पेपर कैसे आने वाला है। आप लोगों ने चैप्टर्स के वेटेज लिख लिए हैं, कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है, कौन सा लो वेटेज चैप्टर, क्योंकि ये दोनों वीडियोस मैंने आपको दे दी है। आपने MST CET का भी कौन सा बुक्स रेफर करना चाहिए, अभी से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना चाहिए, वो वाली वीडियो भी देख ली है। तो अब आपके लिए मैं एक्चुअल कंटेंट का वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे कि एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है। सो अभी सबसे पहले बायोलॉजी में देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम मैथ्स में आउट ऑफ मिल जाता है, फिजिक्स में मिल जाता है, केमिस्ट्री में मिल जाता है, पर बायो के टीचर्स आउट ऑफ जल्दी नहीं देते, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग जहां पर रिक्वायर्ड होता है वहां पर आप लोग डायग्राम्स नहीं ये करते हो, ड्रॉ करते हो, या फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको गूगल पे से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके लिखना है, पर जो आपके टेक्स्ट बुक में चीजें दी गई हैं, जैसे कि कैन यू टेल का बॉक्स, डू यू रिकॉल के बॉक्सेस, ऑलवेज कैन यू रिकॉल और डू यू नो के बॉक्सेस, और ऐसे अलग अलग जो कलरफुल बॉक्सेस दिए गए होते हैं, वो सारे बॉक्सेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन या तो आपके 10th या 11th से रिलेटेड होती है, या तो फिर इसी टॉपिक में आगे आप ये चीज पढ़ने वाले होते हो। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, आज के जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आपने 10th स्टैंडर्ड में इसका थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ा है, तो यही चीजें हम आज देखने वाले हैं कि क्या होता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बन डेटिंग। देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है? नाउ बेसिकली कार्बन डेटिंग टेल्स अस द एज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने राम सेतु मूवी देखी है, अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की मूवी आई थी, जिसमें वो जो ब्रिज है, राम सेतु का ब्रिज है, वो लॉर्ड रामा ने बनाया था या नहीं बनाया था, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बताया गया था। तो जो साइंटिस्ट हैं उसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग की मदद से ये प्रूव किया कि ये जो ब्रिज है ये सिर्फ 6-7 हजार साल पुराना है, जब राम जी का जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द ग्रंथास। ठीक है। सो वो कैसे प्रूव किया गया? उस रॉक की एज से, उसके कार्बन के मॉलिक्यूल से। मतलब कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिविंग या नॉन लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकते हो, उसकी एज बता सकते हो। और कार्बन डेटिंग की मदद से हम कितने साल पुराने तक की एज बता सकते हैं? 60,000 ईयर्स तक के हम एज डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज फॉसिल। इसके बारे में हम अभी देखेंगे। व्हाट इज फॉसिल, देखो यहाँ पे आपको दिया है। फॉसिल क्या होता है? इट इज नथिंग बट डेड, रिमेनिंग डेड पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो होता है फॉसिल। व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन? होमो मीन्स सेम। तो ऐसे ऑर्गन्स जो दिखने में सेम है बट काम अलग अलग करते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। एग्जैक्टली क्या होता है वो आपने 10th में भी पढ़ा था, याद नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? दिस इज जस्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फीटस। मॉर्फोलॉजी, एक छोटा सा एम्ब्रियो कैसे ग्रो होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे ग्रो होते हैं, ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, उसकी स्टडी। ठीक है। चलो, तो आई होप कैन यू टेल में से कुछ कुछ आंसर्स आपको याद आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, दैट इज एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते, क्या बोला है हमको इधर पे, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक मतलब जो हमको ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दी थी थ्योरी, करेक्ट। सो द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टेट्स that the present day complex organisms have originated from earlier simpler forms of life। यानी कि आज के टाइम पे हमको जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से आए हैं।
ठीक है, आज जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पुराने ऑर्गेनिजम्स ही आगे इवॉल्व होकर आज की स्पीशीज हमको देखने को मिल रही है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि सेल डिवीजन में क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होते हैं और इवॉल्व होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय, इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे होता है, बाय एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सच एज, तो यहाँ पे क्या बोला गया हमको, हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है, ये इवोल्यूशन प्रोसेस का हमारे पास क्या प्रूफ है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय मेनी एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। आपको कैसे पता चला कि राम सेतु का ब्रिज राम भगवान ने बताया, क्योंकि हमने उसका कार्बन डेटिंग किया। तो ऐसे ही अलग अलग प्रूफ को हम बोलते हैं एविडेंस, which provides information about different branches of biology such as paleontology। क्या होता है मैम paleontology, अभी पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस क्या होता है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज का हमारा मेन फोकस होगा पेलियोंटोलॉजी पे। तो देखो पेलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पेलियोंटोलॉजी। यानी कि आप पुराने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स, मरने के बाद उनकी बॉडी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनसे आप उनकी जानकारी पता करना चाहते हो, तो उस स्टडी को बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स आर नथिंग बट डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स मरने के बाद उनके जो बॉडी पार्ट्स बच जाते हैं, जो पूरी बॉडी खत्म होने के बाद जो चीजें बच जाती है, बोन्स, स्केलेटन, उसको फॉसिल बोलते हैं। दैट लिव्ड इन पास्ट इन वेरियस जियोलॉजिकल लेयर, जियोलॉजिकल लेयर्स यानी कि अर्थ के लेयर में। फॉसिल्स आपको अंडरग्राउंड देखने को मिलती है ना, अर्थ के नीचे, ठीक है, तो वो एकदम ऊपर की लेयर में है या अर्थ की सेकंड लेयर में है या थर्ड लेयर में है, अर्थ क्रस्ट में है, कितना नीचे है, जैसे खजाना बहुत नीचे धंसा हुआ होता है, तो बहुत सारी लेयर्स होती है ना, उन लेयर्स को बोलते हैं ज्योग्राफिकल लेयर्स या जियोलॉजिकल लेयर्स। द स्टडी ऑफ फॉसिल प्रोवाइड्स द मोस्ट कन्विंसिंग एंड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जब भी आप फॉसिल की स्टडी करते हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड ऑर्गन की स्टडी करते हो जो सड़ चुका है, खत्म हो चुका है, अब सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स बचे हैं, जब आप ऐसे किसी डेड रिमेन पार्टिकल की स्टडी करते हो तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म कौन था, कब एग्जिस्ट कर रहा था, कितने साल पहले मरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके लिए अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक मानी गई है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की मदद से हम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। ओके, फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन सेडिमेंट्री रॉक। ये फॉसिल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इंसान मरने के बाद उनका जो शव है या एनिमल्स की डेथ होने के बाद उनके जो स्केलेटन है, उनके जो बोन्स हैं, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, रॉक्स में, पत्थरों के नीचे, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं, एम्बर, येलोइश फॉसिल रेजिन एंड आइस पीट बॉक्स। एम्बर यानी कि एक टाइप का ये भी रॉक टाइप क्रिएचर है, और आइस में भी, बर्फ में भी देखो दिखाया ना बहुत सारे मूवीज में, जो थोड़े साइको किलर्स होते हैं वो लोग डेड बॉडी को बर्फ में स्टोर करके रखते हैं। तो ग्लेशियर वाले रीजन में, एंटार्क्टिक, अटलांटिक ओशन वाले रीजन में, वहां पे फॉसिल्स ऑब्वियस सी बात है, वहां पूरा स्नो है तो वहां पे फॉसिल्स आपको आइस में देखने मिलेंगे। पीट बॉक्स यानी कि दलदल के नीचे धसे हुए, तो ऐसी जगहों पे आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन, जब ये ढांचा तैयार होता है, ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द ओल्डर लोअर लेयर एंड द एडवांस्ड फॉर्म्स ऑक्यूपाई द अपर मोर रिसेंट लेयर। मतलब क्या बोला गया है, कोई ऑर्गेनिज्म 100 साल पहले मरा है तो ये सबसे नीचे पाया जाएगा, अर्थ की लेयर के नीचे। कोई ऑर्गेनिज्म 50 साल पहले मरा है तो समझो ये नीचे से थर्ड लेयर है, तो ये 100 साल पहले मरा था, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म 50 साल पहले मरा है वो उसके ऊपर वाली लेयर में पाया जाएगा, और जिस ऑर्गेनिज्म को अभी 10 साल पहले दफनाया उसकी बॉडी यहाँ पे पाई जाएगी। तो जो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है वो लोअर लेयर में पाया जाता है, जो सबसे पहले मरा था, और जो नया ऑर्गेनिज्म है वो अपर लेयर्स में पाया जाता है, इन द मोर रिसेंट लेयर्स। बस यही बताया गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया। देखो ऐसे दिखते हैं कुछ हमको फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ हड्डियों का ढांचा उसको फॉसिल बोलते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। पहला हमको बोला गया है एक्चुअल रिमेन्स। एक्चुअल रिमेन यानी कि उनकी बॉडी का कुछ असली पार्ट
अभी तक बचा हुआ है, जैसे किसी एनिमल के दांत, किसी एनिमल की हड्डी, किसी एनिमल के पंख, किसी एनिमल के नाखून. सो एक्चुअल पार्ट ऑफ द बॉडी. एक्चुअल रिमेन्स मतलब क्या होता है? दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स. व्हाट इज एक्चुअल रिमेन? दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल. The plant, animal and human bodies, they got embedded in permafrost of Arctic or alpine snow remain preserved in the actual state. मतलब क्या बोला गया है? ये plants हो या animals हो या human body हो, इनकी बॉडी अगर वैसे की वैसी ही किसी कोल्ड रीजन में धस गई है, किसी ओशन वाले रीजन में, स्नो रीजन में, ठीक है, आर्कटिक या एल्पाइन मतलब हायर माउंटेनियस रीजन्स में अगर वैसे की वैसी धस गई है, एम्बेडेड होना यानी कि धस जाना, तो वो उनकी बॉडी ना वैसे की वैसी प्रिजर्व्ड रहेगी, वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही बोन का स्ट्रक्चर सब वैसा ही रहेगा. एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है, वूली मैमोथ इन साइबेरिया. ये इसकी बात हो रही है. देखो ये जो मैमोथ है इसका पूरा बॉडी का ढांचा वैसा ही है, सिर्फ इसके ऊपर की जो चमड़ी होती है ना वो चली गई है, यानी जो गलने वाले ऑर्गन्स होते हैं सिर्फ वो डिस्ट्रॉय हो गए, बाकी जो हार्ड ऑर्गन्स होते हैं जो टफ होते हैं वो वैसे के वैसे ही है. ठीक है. दूसरा एग्जांपल है एम्बर और हार्डन्ड रेजिन. पीछे भी आया था ना ये नाम, मैंने आपको बोला था ना एक रॉक टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो वो देखो ये ऐसा होता है. ये मतलब एक पत्थर होता है जिसके ऊपर मक्खी मच्छर मर के उसी के ऊपर आकार ले लेते हैं. मतलब किसी पत्थर के ऊपर मच्छर मरा, अब वो मच्छर उसी पत्थर पे चिपक के रह गया हजारों साल के लिए, तो वो मच्छर का उस पत्थर पे एक शेप आ जाता है. ठीक है. सो दैट इज एम्बर. इट कंटेन्स प्रिजर्व्ड बॉडी ऑफ मेनी इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स. अब मच्छर तो आर्थ्रोपोड होता है ना, यस, जॉइंटेड अपेंडेजेस उसको इंसेक्ट बोलते हैं. तो ये हो गया एक्चुअल रिमेन, जिसमें हमको ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल डेड बॉडी देखने को मिलती है. ठीक है. दूसरे टाइप का फॉसिल कौन सा होता है? मोल्ड्स. मोल्ड्स मतलब क्या होता है बच्चों? मोल्ड का मतलब होता है आकार. मोल्ड मतलब क्या होता है? आकार. Okay, so these are the hardened encasements formed in the outer parts of organic remains which later decayed living cavities. मतलब क्या बोला गया है? ये देखो ये कोई पत्थर है, इस पत्थर पे किसी ऑर्गेनिज्म का छाप छूट गया है. मोल्ड मतलब क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो शेप देता है, जैसे मोदक का वो आता है ना वाटी, उसमें आटा डालते हैं तो मोदक का शेप बन जाता है. मोमोस का रेडीमेड मोल्ड आता है. तो मोल्ड मतलब ऐसा डिवाइस जो हमें शेप देता है, हमारे प्रोडक्ट को शेप देता है. तो यहाँ पे भी मोल्ड का मतलब क्या बोला है? मोल्ड मतलब एनकेसमेंट. एनकेसमेंट यानी कि वो ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जाने के बाद ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर आ जाता है. तो ये एक एनिमल का पंजा है. ठीक है. इट्स अ फुटप्रिंट जो हमको बता रहा है कि ये एनिमल का पंजा कितने बड़े साइज का है. इसको हम बोलते हैं मोल्ड. इसमें एक्चुअल एनिमल की बॉडी नहीं है, पर एनिमल की बॉडी का शेप फिक्स हो गया है ना. वो गजनी मूवी में करते हैं ना, घर के अंदर जाने से पहले गीली सीमेंट के ऊपर दोनों हीरो हीरोइन, आमिर खान और वो दूसरी हीरोइन क्या नाम है, कमल हसन की बेटी श्रुति हसन आई थिंक, दोनों अपना अपना पैर का छापा प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको मोल्ड बोलते हैं. आजकल ये चला है ना क्ले मोल्ड. कुछ तो क्ले का वो येलो येलो क्ले पाउडर होता है, उसको भिगाते हैं और उसमें हाथ ऐसे पकड़ते हैं और फिर थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, फिर हाथ निकालते हैं तो वो पूरा वैसे का वैसा ही शेप आपको आपके हाथ का शेप का मोल्ड देखने को मिलता है. तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी बताया गया है. बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स लेटर डीकेज. मतलब समझो कि इस पत्थर के ऊपर जो भी एनिमल बैठा था या मर गया था, वो एनिमल की बॉडी तो खत्म हो गई, डीके हो गई, सड़ गई, पूरी खत्म हो गई, सारे ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया, उसको सड़ा दिया, पर उसका जो शेप उस पत्थर पे था वो रह गया. ठीक है. तो उसकी बॉडी खत्म हो गई बट उसका जो शेप था, इंप्रेशन यानी कि शेप, ये वाला इंप्रेशन नहीं, इंप्रेशन यानी छाप, it still remains and it becomes permanent. And for example footprints are formed in this manner. ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल है फुटप्रिंट का. नेक्स्ट आता है कास्ट और कंप्रेशन. दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. ये देखो कास्ट मतलब क्या होता है? अभी जैसे आपने मोदक के वाटी में आटा डाला तो उसमें से शेप मिला मोदक को, तो आपका जो मोदक का वाटी था वो मोल्ड था और उसके अंदर से जो मोदक आपको मिला है ये आपका कास्ट है. कास्ट मतलब क्या होता है? शेप के अंदर डालने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. तो समझो ये आपका कुछ वो शिंपली जैसा होता है ना, वैसा है, वैसा प्रोडक्ट है. तो ये मोल्ड के अंदर था, मोल्ड के अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हुए और उन मिनरल्स ने
उस शेप का प्रोडक्ट बना दिया, तो इस प्रोडक्ट को हम कास्ट बोलते हैं। और ये मोल्ड है, ये क्या है, मोल्ड, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। मतलब इस पत्थर के अंदर ऐसा शेप बना हुआ था और इसमें मिनरल्स जमा हो के ये शेप का प्रोडक्ट बन गया, तो इसको कास्ट बोलते हैं। दे आर द हार्डन्ड पीसेस ऑफ मिनरल मैटर डिपॉजिटेड इन द कैविटी ऑफ मोल्ड। तो मोल्ड की कैविटी में जब बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट होके उस मोल्ड का शेप ले लेते हैं, उसको कास्ट बोलते हैं। और कंप्रेशन मतलब क्या होता है, कंप्रेशन मतलब सेम मोल्ड होता है, ठीक है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे चिपका हुआ था, उसका शेप पीछे छूट गया, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट बट अ थिन कार्बन फिल्म इंडिकेट्स द आउटलाइन ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। तो आपको ये किसी पत्थर पे या पुराने पेड़ पे ऐसा कुछ शेप देखने मिलता है, मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का छाप है, तो इसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी पैलियोंटोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए पैलियोंटोलॉजी, क्या फायदा होगा। इट इज यूजफुल इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी वर्ड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स ऑफ एंसेस्टर्स। अगर आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको पैलियोंटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। इट हेल्प्स इन स्टडिंग वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जो एनिमल्स लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि उनका फॉसिल्स आपको मिल रहा है। It provides record of missing link between two groups of organisms. कभी कभी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में किसी बुक में नहीं लिखा है, उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है जब उसका फॉसिल मिलता है, तो हमको नई डिस्कवरी हो जाती है। सो पैलियोंटोलॉजी हेल्प्स इन दैट ऑल्सो। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ हैबिट्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी हैबिट क्या थी, वो कैसे रहते थे, उसके बारे में भी पता चलता है। Paleontology also provides the following types of evidence। जैसे कि पहला एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक। पेलियोंटोलॉजी की मदद से हमको बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। पहला प्रूफ क्या है, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग जीनस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना तो ये पूरी तरीके से रेप्टाइल है ना ये पूरी तरीके से बर्ड है, इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक। These are fossil forms transitional और intermediate between two groups of organism। तो कनेक्टिंग लिंक यानी दो ग्रुप के बीच का ऑर्गेनिज्म जिसमें थोड़े थोड़े दोनों के कैरेक्टर्स हैं। जैसा कि आपका फाइलम प्रोटिस्टा आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट डायटम्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यूग्लिना के बारे में पढ़ा था, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट म्यूकर के बारे में पढ़ा था। तो प्रोटिस्टा मतलब क्या होता है, एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, तो प्रोटिस्ट को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारी अलग अलग कनेक्टिंग लिंक्स हमको पैलियोंटोलॉजी की मदद से पता चलती है, यानी फॉसिल्स की पढ़ाई करके पता चलती है। बेसिकली पैलियोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। इट शोज सम कैरेक्टर्स टू बोथ द ग्रुप्स। तो मिसिंग लिंक में आपको दोनों ग्रुप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया है। ओके, does it indicate the evolutionary line Simoria। ये evolutionary line किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इधर पे लिख के लो, ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस मतलब जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, एंड रेप्टाइल्स। ये देखो दिया है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एंड आर्कियोप्टेरिक्स, इसका कनेक्टिंग लिंक क्या है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिक्स, इसके ऊपर से सीईटी क्वेश्चन आता ही आता है कंपलसरी, तो इसका देख लेते हैं फटाफट से फीचर्स। इट इज अ फॉसिलाइज्ड क्रो साइज टूथ्ड बर्ड। मोस्टली बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं, देखा होगा आपने, कौवा, चिड़िया, मोर, उनके पास दांत नहीं होते हैं। पर ये जो बर्ड है इसका स्ट्रक्चर बर्ड जैसा है, पर इसके बॉडी का जो ऑर्गन है वो रेप्टाइल जैसा है, ठीक है। तो ये क्रो के साइज का बर्ड है, पर इसके पास दांत हैं, जो जुरासिक रॉक इन जर्मनी में पाया गया था। इसके फॉसिल्स जर्मनी में मिले थे। इसको हम मिसिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि ये रेप्टाइल के भी कैरेक्टर्स बताता है, बर्ड्स के भी। रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स बताता है। इस बर्ड में रेप्टाइल के क्या क्या कैरेक्टर्स है। पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल। इनके पास बहुत लंबी टेल है जो रेप्टाइल्स की होती है। क्रोकोडाइल बराबर, क्रोकोडाइल की टेल कितनी लंबी होती है। इट शोज क्लॉज
मतलब इसके पंजे हैं, बर्ड्स के पास ज्यादा पंजे नहीं होते पर इसके पास पंजे हैं, और इसकी बॉडी में ऐसे स्केल्स, जैसे मच्छी के ऊपर वो स्केल होती है ना, उसकी स्किन होती है स्केली लीव्स या स्केली स्किन, वैसे स्केल्स हमको इस बर्ड में भी देखने को मिलते हैं। नॉर्मल बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, इसके पास स्केल भी और फेदर भी। आपने क्रोकोडाइल की स्किन देखी है, मतलब टीवी में या पिक्चर में देखा होगा कि क्रोकोडाइल की स्किन के ऊपर ऐसे बड़े बड़े कांटे बने होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी उसकी जो स्किन होती है, ये जो उसका माउथ है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बड़े बड़े स्केल्स होते हैं। तो इस बर्ड में भी, ये बर्ड है पर इसके अंदर रेप्टाइल के कैरेक्टर्स हैं। सिंगल हेडेड रिब्स, इसके जो रिब केजेस हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट विच लुक लाइक रिब्स ऑफ क्रोकोडाइल, इसके जो स्टमक के रिब्स हैं वो क्रोकोडाइल से मैच करते हैं। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल तो उड़ता नहीं है ना, वो तो रेप्टाइल है। इट शोज जॉ विथ होमोडोंट टीथ, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, इसके पास दांत हैं। और कैसे टाइप के दांत हैं? होमोडोंट। होमोडोंट यानी सारे दांत सेम शेप के। इट शोज स्टर्नम विदाउट कील। क्या होता है स्टर्नम विदाउट कील? ये देखो, बर्ड्स की मोस्टली ये बर्ड्स में पाया जाता है, ये बर्ड्स का फीचर है। तो स्टर्नम विदाउट कील क्या होता है? जो बीच का चेस्ट बोन होता है, आपका रिब के जहां पे जाके चिपकता है, जो बीच का चेस्ट बोन होता है, वही चेस्ट बोन बर्ड्स में आगे प्लेट के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है। तो वो चीज इसमें भी देखने को मिल रही है, इस आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड में भी देखने को मिल रही है। इनके बोन्स सॉलिड होते हैं, नॉन न्यूमैटिक। अभी बचपन से आपने एक चीज पढ़ी है कि बर्ड्स के बोन में हवा भरी हुई होती है, यानी वो न्यूमैटिक होते हैं। बोन खोखली होती है बर्ड्स की, इसीलिए वो हल्के होते हैं और वो उड़ पाते हैं। पर इनकी बोन्स हैवी होती है, सॉलिड, उनके अंदर बहुत सारी चीजें, मैरो भरा हुआ है। सो इट इज नॉन न्यूमैटिक, या आप बोल सकते हो नॉन हॉलो, ठीक है, खोखली नहीं होती है। देयर हिंड लिम्स हैड 4 क्लॉड डिजिट्स, इनके जो हाथ हैं, हिंड लिम्स हाथ और पैर, 4 लिम्स मतलब हाथ, हिंड लिम्स मतलब पैर, तो इनके जो पैर हैं, इस पैर में आपको 4 उंगलियां देखने को मिलेंगे। इट शोज 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स रेप्टाइल के कैरेक्टर्स हैं, और इसी में आपको बर्ड के भी कैरेक्टर्स देखने मिल रहे हैं। बर्ड के कौन से कैरेक्टर्स हैं? एवियन यानी बर्ड। तो पहला कैरेक्टर कौन सा है? फेदरी एक्सोस्केलेटन। देखो इसके पास ऐसे फेदर्स भी है, जैसे बर्ड के पंख होते हैं वैसे पंख भी है इसके पास। इसके जो 4 लिम्स हैं, इसके जो हाथ हैं, वो इसके विंग्स बन गए। ये देखो, ये इसके विंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे फेदर्स प्रेजेंट है, राइट। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, इनका जो जबड़ा है वो थोड़ा सा लंबा होके बीक जैसा बन गया है ना। स्कल बोन इज कंप्लीटली फ्यूज्ड, इनकी जो स्कल बोन है वो इनके पीठ से कंप्लीटली कनेक्टेड है, ऐसे कंप्लीटली कनेक्टेड है, गैप नहीं है। लार्ज राउंडेड क्रेनियम, इनका सर बड़ा है। क्रेनियम विथ लार्ज ऑर्बिट्स एंड सिंगल कॉन्डोइल, इनका जो क्रेनियम है, इनके क्रेनियम में बड़े बड़े स्लॉट है। ये जो आंखों की ऑर्बिट होती है, आंखों का जो स्लॉट होता है, मरने के बाद कैसे इधर गोल गोल ढांचा बचता है, उस खड्डे को ऑर्बिट बोलते हैं। तो इनके पास बड़े बड़े ऑर्बिट्स है विथ सिंगल कनेक्टिव बोन, कॉन्डाइल यानी कि जॉइंटिंग बोन, ठीक है, जॉइनिंग बोन। लिम्ब बोन्स आर बर्ड लाइक, इनके जो हाथ और पैर है वो बर्ड के जैसे स्ट्रक्चर है। हिंड लिम्स विथ 4 टोज, फर्स्ट टो इज ऑपोजिट, मतलब क्या बोला है? ये देखो, ये जो चार फिंगर्स हैं इनके पैर पे, इसमें से जो फर्स्ट वाली फिंगर है, मतलब समझो ऐसे 4 फिंगर है, तो इसमें से ये जो फर्स्ट वाली फिंगर है ये ऐसे अपोजिट एक्शन, जैसे हमारा अंगूठा, हमारी ये चारों फिंगर्स इस डायरेक्शन में बनती है, पर ये फिंगर इस डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये नीचे जा रही है तो ये ऊपर जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जिसकी मदद से हम पेन पकड़ पाते हैं, ऐसे ऊपर से पेन पकड़ते हैं। वैसे इसकी जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर अपोजिट डायरेक्शन दिखाती है, जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो बर्ड के कैरेक्टर्स है। दस, इससे हमें पता चलता है कि बर्ड्स जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइल्स से। और हक्सली नाम के जो साइंटिस्ट थे, जो इवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि he proved this by calling birds as glorified reptiles, यानी जो रेप्टाइल्स हैं वही विकसित हो गए हैं बर्ड्स में, ऐसा हक्सली ने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। चलो अब ये छोटी सी एक्टिविटी फटाक से देख लेते हैं। आपको कनेक्टिंग लिंक बतानी है, तो बेलेनोग्लॉसस की कनेक्टिंग लिंक क्या आएगी? सोचो, बेलेनोग्लॉसस 11th में पढ़ा है आपने, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्या आएगा इसका कनेक्टिंग लिंक? कॉर्डेट्स एंड
नॉन कॉर्डेट्स, इसको लिख के ले लो। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसका कनेक्टिंग लिंक क्या आएगा? एनालिडा यानी वर्म और आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच जैसा इंसेक्ट, तो दोनों में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका कनेक्टिंग लिंक क्या आएगा? रेप्टाइल्स। लंग फिशेस का कनेक्टिंग लिंक क्या आएगा? यस, फिशेस एंड एम्फीबियंस। लंग फिशेस का मैंने अपने टेक्स्ट बुक में लिख के रखा है ताकि मैं आपको भी करेक्ट बता सकूं। यस, तो लंग फिशेस का कनेक्टिंग लिंक क्या आएगा? फिशेस एंड एम्फीबियंस, है ना। नेक्स्ट क्या है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसका एग्जांपल आपने प्लैटिपस का कार्टून तो बहुत देखा होगा, तो यहाँ पे प्लैटिपस नहीं है, पेरीपैटस है। क्या है? नहीं, इसका एग्जांपल ये है, प्लैटिपस है। अच्छा सॉरी, इसका रेप्टाइल्स नहीं है, सॉरी ये रेप्टाइल्स नहीं है, इसका पेरीपैटस है। हाँ, इसका क्या है? पेरीपैटस। और इसका डक बिल्ड प्लैटिपस। प्लैटिपस वो फिनियस एंड फर्ब वाला कार्टून आता था ना, उसमें देखा होगा आपने, ग्रीन कलर का वो छोटा सा मैमल है, वो अंडा भी देता है बट इट्स अ मैमल ऑल्सो, मतलब ओविपैरस है बट मैमल बोला गया उसको, तो वो है आपका रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। साइमोरिया अभी हमने देखा था, रेप्टाइल्स और किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक था? ये एम्फीबियंस के बीच का। सो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, अभी थ्योरी में हमने देखा था ना, ये देखो इधर साइमोरिया, ठीक है। नेक्स्ट इच्थियोस्टिगिया, फिशेस एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक, तो ये दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल आ सकता है। डू यू नो का बॉक्स कभी भी इग्नोर नहीं करना होता है, फटाक से देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स का फर्स्ट फॉसिल फ्यूल कहाँ पाया गया था? इन जुरासिक रॉक ऑफ बवेरिया, इट इज इन जर्मनी। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1861 एंड प्रिजर्व्ड इन ब्रिटिश म्यूजियम। इसको कहाँ स्टोर किया गया? ब्रिटिश म्यूजियम में। और किसने स्टोर किया? एंड्रियस वैंगर ने। इसका सेकंड सैंपल, सेकंड फॉसिल कहाँ पाया गया है? 1877 आफ्टर 16 years, known as Archaeornis, which was found in Berlin। मतलब इसका जो सेकंड है, सेकंड फॉसिल 1877 में मिला, उसको कहाँ प्रिजर्व करके रखा है? जर्मनी, बर्लिन में, बर्लिन म्यूजियम में इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो इस तरीके से हमारा पैलियोंटोलॉजी वाला टॉपिक होता है खत्म। आई होप आपको हमारे लेक्चर से हेल्प मिल रही है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ज्ञान लैब NCERT, इस पे भी मैं बहुत जल्दी लेक्चर्स रिज्यूम करने वाली हूँ। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फ्री 11th और 12th नोट्स के PDF प्रोवाइड किए हैं। आपके एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत व्लॉग हम बना लेते हैं, तो व्लॉगिंग चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइव्स बफरिंग, प्लीज शो योर लव ओवर हियर ऑल्सो। 2024 के स्टूडेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन तक क्वालिटी फ्री एजुकेशन पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप इसको शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लिए एक लाइक बटन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं जल्दी विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे और किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट ऑन अवर कमेंट सेक्शन। सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स पे कवर करने का। पहले डिलीटेड टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर बाद में वन शॉट्स बनाएंगे। आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप इसको शेयर करो और बस बने रहो हमारे चैनल के साथ। कीप शावरिंग योर लव। बाय बाय। आई सी यू वेरी सून। टेक केयर। थैंक यू।